यस। ओके, सो यू आर वेल वर्स्ड कि रेरा क्या होता है, राइट? It's not a very new topic for everyone, and especially if you are a practicing advocate, you must be aware of RERA. I am just confused about students because uh, हर लॉ स्कूल में रेरा नहीं पढ़ाया जाता. Okay, perfect then. Okay, so see, रेरा एग्जैक्टली हम पढ़ेंगे रेरा के बारे में. I'll give you a brief introduction about it, okay? तो tell me one more answer. Has anyone's family ever booked a flat and then waited years and years to get it? और आगे जाके कोई फैमिली, किसी की फैमिली ने कोई कोई प्रॉब्लम फेस किया हो फ्लैट की बुकिंग में, किसी बिल्डर के साथ कोई प्रॉब्लम्स हुई है, ऐसा लाइक रियल प्रॉब्लम से डील किया है क्या किसी ने? तो वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे. यू आर नॉट ऑडिबल. एम आई नॉट ऑडिबल? ओके, एम आई ऑडिबल और नॉट? You are audible. Okay, I think the person who I think you guys are facing some issues, your personal network issues, because I think my voice is going properly. Perfect. तो बताओ, किसी ने रेरा के केसेस को ऐसा पर्सनली हैंडल किया है क्या घर में, अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हुई हुई किसी बिल्डर के रिगार्डिंग? नो. ओके, इट्स फाइन, इट्स फाइन. तो मैं आई गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. फाइन, इट्स कंप्लीटली फाइन, डोंट वरी. तो देखो, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन इंडिया, वंस यू पे अ बिल्डर योर मनी, क्या होता था कि उसके पास सारे पावर्स शिफ्ट हो जाते थे. किसके पास? बिल्डर के पास. एंड बिल्डर कुड डिले फॉर इयर्स, गिव यू अ स्मॉलर फ्लैट देन प्रॉमिस्ड. समटाइम्स वो आपके पैसे वापस भी नहीं करता था. एंड यू हैड अ वेरी लिटिल, ठीक है, विच यू कैड डू अबाउट इट. तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती थी. मतलब किसी बिल्डर को पैसे दिए कि 50 लाख का फ्लैट बुक किया, और उसके बाद क्या होता था कि बुकिंग अमाउंट दे दी 20-30%, मान लो 20 लाख दे दी, और कोई अग्रीमेंट साइन नहीं होता था. वो कौन सा बिल्डर है उसकी आइडेंटिटी प्रॉपर नहीं पता होती थी लोगों को. वो जो भी प्रोमिस करता था वो प्रॉपरली फुलफिल नहीं कर पाता था, और कभी कभी तो पैसे लेके भाग भी जाता था. और लोगों को ये समझ नहीं आता था कि अभी क्या करें हम. मतलब वो इतने कंफ्यूज हो जाते थे, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती थी, और होती भी थी तो आगे जाके वो सिविल कोर्ट में जाते थे. और सिविल कोर्ट में भी 10-15 साल लग जाती थी एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए. ठीक है. बट इन 2016 द गवर्नमेंट मेड अ लॉ कॉल्ड रेरा, and in the next almost 1 hour you will learn how this law protects a common buyer like your parents or like you. Okay, so what is going to be the agenda? सबसे पहले तो we will understand that what was wrong before, मतलब पहले क्या कमियां थी, मतलब क्या गलतियां हो रही थी, या क्या लूप होल्स थे रेरा से पहले. फिर वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट रूल्स. वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द पावर्स ऑफ अ बायर. फिर जो बिल्डर होती है उसकी ड्यूटीज क्या होती है, और अगर वो ब्रेक करेगा अपनी ड्यूटीज को तो उसके जो रेपरकशंस होते हैं वो क्या होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिए, हम उनके बारे में बातें करेंगे. ओके, now we will move towards the next slide where we will understand exactly problems क्या थे. तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा मेजर इशू क्या था कि एंडलेस डिलेज होते थे. मतलब एक डेट प्रॉमिस किया बिल्डर ने, अगर उसने बोला कि मैं 2022 में आपको ये फ्लैट दे दूंगा बना के, या अपार्टमेंट मिल जाएगा आपको, बट वो 2026 तक 27 तक उसने ड्रैग करके ले आया, और उसके बाद भी कोई पनिशमेंट नहीं था उसके लिए. जो प्रॉमिस्ड डेट थी उसके बाद भी कोई भी उसके लिए एक्शंस नहीं लिए जा सकते थे, उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलता, उस पर कोई फाइन नहीं लगता था. ओके, एंड लाइक वो सालों तक लाइक खींच रहा है, बहाने कर रहा है, डीले दे रहा है, बट कोई कुछ नहीं कर पाता था. सेकंड था मनी गेम्स. अगर बिल्डर अगर आपसे कुछ पैसे ले रहा है आपके फ्लैट के लिए, वो सीक्रेटली उन पैसों को कहीं और भी इस्तेमाल कर लेता था, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भी, और वो आपको पता भी नहीं चलता था. अगर उसने 1 करोड़ लिया आपके फ्लैट के लिए, तो वो उसके 20-30% जो है, या मान लो 50% है, वो कहीं और लगा देता था. कभी कभी फेक साइजेस,
जैसे अगर आपको बोला गया है कि हम इतना बड़ा आपको फ्लैट देंगे 1 करोड़ में, एडवर्टाइजमेंट में बहुत कुछ बोला गया कि हम स्विमिंग पूल देने वाले हैं, हम जकूजी देने वाले हैं, जिम होगा, इतनी बालकनीज होगी, बट आगे जाके ऐसा कुछ होता ही नहीं था। ठीक है। सो इन फ्लैट साइज की जो ऑनेस्टली जो मेजर किया जाता था वो भी कम होती थी। अगर उसने बोला कि मैं इतना बड़ा फ्लैट दूंगा, बट जो उसका जो कारपेट एरिया होता था, वो फ्लैट साइज जो होता था वो कम हो जाता था, तो उस टाइम पे भी कोई लाइक एक्सक्यूज ही होते थे उनके सामने, कुछ भी कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता था। फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि अगर कोई ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है तो दे वेर लाइक दे हैड नो प्लेस टू गो। इफ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, यू ओनली हैव वन ऑप्शन, जो मैंने पहले भी बताया कि सिविल कोर्ट में जाओ। सिविल कोर्ट में जाने के बाद भी 10 साल 15 साल तक इंडिया की जो कोर्ट्स है, सिविल कोर्ट्स है, वो खींचे जा रही है मैटर्स को, और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये किसी भी नॉर्मल फैमिली के लिए। ठीक है। तो ये चारों जो थे वो मेजर प्रॉब्लम्स और मेजर इश्यूज थे। नाउ वी विल एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि रेरा होता क्या है। तो रेरा स्टैंड्स फॉर रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016. इट वाज मेड बाय आवर पार्लियामेंट, and before this law there was no single rule book how builders should behave with the buyers across the whole country. ठीक है। इसके पहले कोई भी रूल बुक नहीं था। पहला जो रूल बुक बना है रियल स्टेट्स के लिए वो 2016 में बना है। ठीक है। एंड इट क्रिएटेड अ रूल बुक एंड ऑल्सो अ रेफरी मतलब रेरा की अथॉरिटी भी बनाई गई, जो कि हर स्टेट में इन्फोर्सेबल है। ओके। मतलब हर स्टेट में एक रेरा का बॉडी है। इट्स नॉट जस्ट ये सेंट्रल बॉडी नहीं है, इट्स अ स्टेट वाइज बॉडी। ओके, स्टेट बॉडी है ये। तो इफ अ बिल्डर वांट्स टू सेल अ फ्लैट which is a very big and huge project, he must first register with RERA, like getting a license before opening a shop. ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको कोई शॉप खोलना है तो आपको FSSAI की सर्टिफिकेट लेनी पड़ती है ना, टू बिफोर सर्विंग एनी फूड किसी रेस्टोरेंट के लिए, राइट। तो उसी तरीके से अगर किसी भी बिल्डर को, इमेजिन करो पुणे में ही वांट्स टू सेल 100 फ्लैट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, उसने एक कॉम्प्लेक्स बनाया जिसमें 100 अपार्टमेंट्स है और उसे वो बेचना है, ही वांट्स टू सेल दैट। सो बिफोर इवन ही कैन पुट अ होर्डिंग, जैसे जो बुकिंग ओपन्स की वो जो होर्डिंग लगाते हैं ना, उसके पहले भी अब उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, उस प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना पड़ेगा महाराष्ट्र रेरा के अंडर, जिसको हम महारेरा बोलते हैं, MAHARERA, महारेरा। मतलब उसको इवन अपना प्लान को डिस्क्लोज करने से पहले, एडवर्टाइजमेंट देने से पहले भी, ही विल हैव टू टेक द अप्रूवल, गवर्नमेंट अप्रूवल। ठीक है। और उसके पहले वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये है रेरा। नाउ लाइक ये बिल कैसे बना और नेशन वाइड इन्फोर्समेंट कब हुआ। ठीक है। तो इट इज अ सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट। अभी मैंने बताया कि इवन दो इट इज लाइक सेंट्रल, बट सिर्फ सेंट्रल नहीं है ये, इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है। ओके। मतलब हर स्टेट में एक रेरा की अथॉरिटी, एक बॉडी होती है। सो पार्लियामेंट पास्ड this law for the whole country in 2016 and it became fully active in 2017. ठीक है। and each state had a separate setup of its own office. मतलब हर स्टेट के पास ये पावर है कि हर स्टेट अपना अपना खुद का ऑफिस बना सकता है। मतलब लॉ तो एक ही लॉ फॉलो करना पड़ेगा, बट वो हर स्टेट अपनी अपनी ऑफिस बना सकती है। जैसे महाराष्ट्र का महारेरा मैंने एग्जाम्पल दिया, उत्तर प्रदेश का यूपी रेरा है, कैलकाटा का रेरा नहीं, कर्नाटका का रेरा कर्नाटका है। ठीक है। मतलब दे ऑल फॉलोइंग द सेम लॉ बट दे हैव डिफरेंट लोकल ऑफिसेज रनिंग इन ईच स्टेट। ओके। एंड दिस मैटर्स अ लॉट। वाई? बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि जो ये बहुत आम सी बात है, और ये बहुत इट्स वेरी लाइक कॉमन प्रॉब्लम विच एवरी स्टेट इज फेसिंग, राइट। सो इसीलिए बनाया गया हर स्टेट में, ताकि जो रेरा की जो ऑफिस है स्टेट वाइज वो वेल स्टाफ्ड रहे, ऑफिस जो है वो बहुत स्मूथली काम करे, फास्ट काम करे। अगर अंडर स्टाफ्ड होगी तो वो स्लोली काम करेगी। फिर एक अगर सेंट्रल होता तो सारे डिस्प्यूट सेंट्रल में जाते, इसलिए स्टेट वाइज बनाया गया, ताकि जितने भी जो स्टेट्स हैं वो अपने अपने स्टेट के रेरा अथॉरिटी के पास जा सके। ओके। जैसे कि सीबीएसई के एग्जांपल देखो। सो इट्स जस्ट लाइक सीबीएसई। ओके, इट्स लाइक वन कॉमन एग्जाम सिलेबस जो होल कंट्री फॉलो करता है, बट each individual school has to arrange its own classroom,
टीचर्स, एग्जामिनेशन हॉल, मतलब वो एग्जाम जब कंडक्ट करवा रहा है तो हर स्कूल, हर स्टेट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. द सीबीएसई इज गोइंग टू हैव देयर ओन क्लासरूम्स. अपने टीचर्स को, एग्जामिनेशन हॉल, कैसे एग्जाम कंडक्ट करवाना है, स्टूडेंट्स क्या डेकोरम फॉलो करने वाले हैं, बट सिलेबस सेम ही होता है. तो इट्स लाइक दैट ओनली. Now, when we move towards the next slide, we will understand few important terms जो आप रेरा पढ़ोगे तो आपको जानना चाहिए. जैसे बिल्डर को हम प्रमोटर बोलते हैं, या डेवलपर जो होता है, या कंपनी कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टिंग, या कोई भी ऐसी कंपनी है जो हु इज कंस्ट्रक्टिंग द फ्लैट, हु इज मेकिंग द फ्लैट, उसको हम प्रमोटर बोलते हैं. अलॉटी मतलब द बायर, द पर्सन हु हैज बुक द फ्लैट इज द अलॉटी. रियल स्टेट प्रोजेक्ट मतलब जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है विच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ओके, उसको हम रियल स्टेट प्रोजेक्ट बोलेंगे. कारपेट एरिया, मैंने पहले भी ये वर्ड यूज किया. तो कारपेट एरिया क्या होता है? इट्स द फ्लोर स्पेस इनसाइड द फ्लैट. जैसे अगर केक का डब्बा खोलोगे ना, तो वो केक केक होना चाहिए, वो केक का डब्बा का एरिया नहीं होगा. एग्जैक्टली फ्लैट क्या है उसको हम कारपेट एरिया बोलते हैं. फिर द एग्रीमेंट फॉर सेल, ये तो नाम से ही समझ आ रहा है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा आपके और आपके बिल्डर के बीच में, दैट इज अग्रीमेंट फॉर सेल. तो ये लाइक फ्यू, दीज आर द फ्यू टर्म्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. फिर when we come to the next slide, you need to see that which project must register with रेरा. कौन से ऐसे प्रोजेक्ट है जिनको रेरा के अंडर रजिस्टर करना जरूरी है. जैसे कि अ प्रोजेक्ट मस्ट रजिस्टर विथ रेरा इफ अ लैंड इज बिगर देन 500 स्क्वायर मीटर्स, और इफ देयर आर मोर देन 8 फ्लैट्स बीइंग बिल्ट. जो भी अप्लाई होगा, दोनों में से कोई एक भी अप्लाई होगा. अगर एक अपार्टमेंट में 8 से ज्यादा फ्लैट्स बन रहे हैं, या वो जो लैंड है जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा होना चाहिए, दोनों में से कोई एक भी होगा तो आपको रेरा के अंडर अप्लाई करना पड़ेगा. एंड इट अप्लाइज टू बोथ द ऑफिसेस, मतलब जो कमर्शियल एरियाज होती है और होम्स, दोनों में ये अप्लाई होगा. ओके. फिर मैंने बताया कि उसको सिंगल एडवर्टाइजमेंट डालने से पहले भी द रजिस्ट्रेशन मस्ट हैपन बिफोर द बिल्डर इज इवन एडवर्टाइजिंग. ओके, बाद में नहीं कर सकता है. और अगर उसने बाद में, अगर मान लो रजिस्ट्रेशन के पहले ही अपने एडवर्टाइजमेंट डाल दी, तो इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस अगेंस्ट द लॉ. ओके, और फिर आपको फाइन या जेल भी हो सकती है. द लॉ इज दैट स्ट्रिक्ट. तो इमेजिन करो, इफ अ बिल्डर इज बिल्डिंग अ सिंगल इंडिपेंडेंट बंगलो ऑफ वेरी स्मॉल 200 स्क्वायर मीटर, ओके, तो उस प्लॉट को या उस बंगलो को रेरा के अंडर रजिस्टर होने की कोई जरूरत नहीं है. दैट प्रोजेक्ट इज टू स्मॉल. और अगर 3-4 फ्लैट्स है तो भी रेरा में रजिस्टर होने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, एम आई गोइंग टू फास्ट? नो, राइट? ओके, एम आई अंडरस्टैंडेबल? लाइक आर यू ऑल पिकिंग अप व्हाट आई एम पिकिंग डाउन? ओके, परफेक्ट. अभी कुछ लोग बोल रहे हैं मैं फास्ट जा रही हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं मैं स्लो जा रही हूँ, पता नहीं. जाने दो. अभी देखो, अ, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो वी विल अंडरस्टैंड 70% स्कोर अकाउंट रूल क्या होता है. अब देखो, पहले क्या होता था कि पहले कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता था बिल्डर. अगर 1 करोड़ का फ्लैट है, उसने प्रॉमिस किया कि मैं आपको इतना बड़ा फ्लैट दूंगा 1 करोड़ रुपए में, तो उसके पहले वो 20-30% कुछ भी मांग रहा है, मतलब कोई रूल्स रेगुलेशंस है ही नहीं. किसी बिल्डर ने बोला कि हमें 50% पेमेंट पहले कर दो और फ्लैट देने के बाद 50% करेंगे. किसी ने बोला कि हमको 20% ही चलेगा. तो ये सब मनमानी कर रहे थे. लाइक एवरीथिंग वट एवर वॉज डन बाय द बिल्डर, इट वॉज आर्बिटरी. देयर वॉज नो रूल्स रेगुलेशंस विच वॉज, जो उनको देख सके और जिसके लिए वो अकाउंटेबल होते थे. तो जो हमने जो दो लाइक सेकेंड प्रॉब्लम डिस्कशन किया था ना, कि वो अपने मनी को सीक्रेटली कहीं और जगह भी इन्वेस्ट कर देते थे, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था और इसके लिए एक सोल्यूशन निकाला गया. मतलब एक, अगर इमेजिन करो कि आउट ऑफ लाइक एवरी रुपी अ बिल्डर कलेक्ट्स फ्रॉम अ बायर, ओके, फॉर अ प्रोजेक्ट, इमेजिन 1 करोड़ रुपीज a builder is collecting for a flat, a single flat, okay. तो 70% जो है it will go straight into a special separate bank, जिसको बोला गया एस्कॉर अकाउंट. उस अकाउंट में 70%, मतलब 70 लाख रुपए ऑलमोस्ट वो डाल देगा.
और दैट 70% कैन ओनली बी स्पेंड ऑन दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, मतलब लैंड के कॉस्ट के लिए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के लिए, उसके अलावा वो कुछ भी यूज नहीं कर सकता है, किसी और बिजनेस के लिए नहीं, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं था। तो अगर उसको सिंपली विड्रॉ भी करना है ना बिल्डर को पैसे, तो उसे इंजीनियर से, आर्किटेक्ट से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, सबसे परमिशन लेनी पड़ती थी, मतलब लेनी पड़ती है, सॉरी, ओके। और वो सब जो जो भी है, इंजीनियर इन्वॉल्व है, आर्किटेक्ट इन्वॉल्व है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्वॉल्व है, ये सबको एक मतलब सर्टिफाई करना पड़ता है, ओके, मतलब सर्टिफिकेट देनी पड़ती है, तभी वो थोड़ा सा भी पैसे निकाल पाएगा, वरना वो अपने मन से नहीं निकाल सकता है। तो इसको ही बोला गया कि 70% स्कोर अकाउंट रूल। और जो 30% जो बाकी है ना, वो अपने अपने बिजनेस नीड्स के लिए यूज कर सकता है, मतलब ही इज फ्री टू यूज दैट 30% एनी वेयर ही वॉन्ट्स टू, हाउ एवर ही वॉन्ट्स टू। बट 70% के लिए वो बिल्कुल भी उसको टच भी नहीं कर सकता है। अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 70 करोड़ उसको उस अकाउंट में डालना पड़ेगा, ठीक है। और जो 30 मतलब 30 करोड़ है, वो किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकता है। एंड ही कैन नेवर लीगली टच दैट 70 करोड़ फॉर एनीथिंग अदर देन फिनिशिंग द प्रोजेक्ट। फिर व्हाट आर द राइट्स ऑफ होम बायर्स, मतलब हमारा अगर हम खरीद रहे हैं, वी एज अ बायर, इफ वी आर इन्वेस्टिंग, इफ वी आर गोइंग टू अ बिल्डर, इफ यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी, तो व्हाट आर आवर राइट्स? सबसे पहले तो वी हैव राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब यू कैन सी द अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान। बिल्डिंग का प्लान क्या है, अप्रूव्ड होने के बाद गवर्नमेंट के अप्रूवल्स मिले कि नहीं मिले, ये सब कुछ भी राइट्स नहीं था पहले। वो कुछ भी झूठ भी बोलता था तो लोग मान जाते थे। उसने बोला कि हाँ, हमारे पास ये लैंड जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये हमारे पास इसकी अथॉरिटी है, कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस चालू हो चुका है, तो वो कुछ भी बोलता था, लोग मान लेते थे। बट अब वो ऐसा मनमानी नहीं कर सकते हैं बिल्डर्स। उनको गवर्नमेंट का अप्रूवल्स दिखाना पड़ेगा अगर कोई बायर मांग रहा है तो। कंस्ट्रक्शन कितना प्रोग्रेस में है, आगे बढ़ा नहीं बढ़ा, हर 3 महीने पे उसे एक मतलब उसे एक नोटिफिकेशन देना पड़ता है कि इतना प्रोग्रेस हो चुका है। और अगर कोई भी बायर किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन चाहता है तो उसे देना पड़ेगा। मतलब नाउ नथिंग इज हिडन फ्रॉम यू, ओके। दैट वाज राइट टू इंफॉर्मेशन। सेकेंड, वी हैव राइट टू टाइमली पोजेशन, मतलब यू गेट योर फ्लैट बाय द डेट रिटन इन द अग्रीमेंट। अगर उसने बोल दिया है कि वो 2026 में दे देगा दिसंबर तक, तो उसे देना पड़ेगा। अगर नहीं देगा तो उसके भी रिपरकशंस है, वो आगे जाके मैं बताऊंगी कि क्या होगा, ठीक है। फिर उसके बाद राइट टू रिफंड प्लस इंटरेस्ट। मान लो अगर उसने 2026 दिसंबर तक बोला है कि आपका फ्लैट दे देगा और उसने नहीं दिया, तो यू हैव ऑप्शंस नाउ, इधर यू कैन हैव योर फुल मनी बैक, या तो फिर इंटरेस्ट लगा के वेट करो, और हर महीने जितना वो लेट करेगा उतना उस पे इंटरेस्ट लगते जाएगा, ठीक है। अब राइट टू हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ कारपेट एरिया। अगर उसने बोला था कि वो इतना कारपेट एरिया का फ्लैट देगा, उसके अलावा उसने कुछ स्मॉलर दे दिया, मतलब जो प्रॉमिस किया था उससे छोटा फ्लैट दिया, तो फिर यू कैन हैव योर मनी बैक ऑल्सो। यू हैव राइट टू क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। अगर आपको लग रहा है कि ही इज नॉट यूजिंग प्रॉपर मटेरियल्स, तो यू कैन हैव आप कंप्लेन कर सकते हो। फिर अगर वो गारंटी देते हैं यूजुअली कि 5 सालों तक कुछ भी ब्रेकेज नहीं होगा, या इफ समथिंग ब्रेक्स ड्यू टू पुअर कंस्ट्रक्शन विद इन 5 years, then the builder must fix it for free, okay। We also, you also have right to participate, मतलब बायर्स कैन फॉर्म देयर ओन ग्रुप्स, एसोसिएशंस ऑफ अलॉटीज। अलॉटीज मैंने बताया ना, बायर को बोलते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज, टू हैव अ से इन द हाउ द बिल्डिंग और द सोसाइटी इज गोइंग टू रन। मतलब अगर 10 वहां पे 10 फ्लैट बनाया है उसने, ठीक है, तो सारे जो 10 बायर्स है, ऑल 10 बायर्स, यू कैन हैव योर ओन एसोसिएशन। उसके लिए भी कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट बिल्डर्स आर लीगली बाउंड टू डू। तो बिल्डर क्या क्या कर सक मतलब उस क्या क्या मजबूर है, वो बाउंड है, लॉ से बंधा हुआ है करने के लिए। तो सबसे पहले द बिल्डर विल हैव टू टेल यू द ट्रूथ। द बिल्डर मस्ट पब्लिश हिज रजिस्ट्रेशन नंबर, बिल्डिंग प्लान्स, या जो क्वार्टरली उसको हर 3 महीने पे उसको कंस्ट्रक्शन का अपडेट देना पड़ेगा अपने वेबसाइट, रेरा के वेबसाइट पे जाके। और इट्स लाइक
highly advisable कि if you are working with any builder, then you should definitely ask for the registration number. वेबसाइट पे जाके चेक करो कि वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर दे रहा है वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है? और अगर नहीं दे रहा है तो फिर आप यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दैट बिल्डर. फिर डू नॉट टेक टू मच टू सून, मतलब ये कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी है. अगर फ्लैट बनाने से पहले, प्रॉपर अग्रीमेंट साइन करने से पहले वो सिर्फ और सिर्फ 10% ही चार्ज कर सकता है. ही कैन टेक like only 10%. He can't take more than 10% of the flat's cost before signing a proper agreement. और थर्ड ड्यूटी क्या है उसकी, दैट ही विल हैव टू फिनिश व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड. ओके, मतलब उस आपने जो प्रॉमिस लिया है उससे, आपको जो प्रॉमिस किया गया है, आपको सब कुछ टाइम पे कंप्लीट करके देगा वो, या अगर वैलिड एक्सटेंशन मांग रहा है तो उस पे इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा उसे, या जो डिफेक्ट्स है अगर 5 सालों के अंदर, इफ यू हैव ऑलरेडी गॉट द बिल्डिंग एंड इफ देर आर सेवरल डिफेक्ट्स, तो within 5 years he will have to fix that defect, like within 5 years. Okay, फिर लास्ट like you can like the ये गवर्नमेंटल ड्यूटी है, ये गवर्नेंस की ड्यूटी है उनके ऊपर, दैट डोंट एक्ट अलोन. मतलब he cannot make big structural changes to the building without getting agreement from at least 2/3 of the buyers. अगर पहले जब भी उसने एक फॉर एग्जांपल एक अपार्टमेंट बनाने की कोशिश की उसने, और वहां पे 20 बायर्स ऑलरेडी है, 20 अपार्टमेंट्स वो बना रहा है, और उसने पहले ये प्रॉमिस किया था कि हम नीचे में एक स्विमिंग पूल बनाएंगे, और अचानक से वो बोल रहा है कि नहीं अभी मेरे को वहां पे जिम बनाना है, तो फॉर दैट ही नीड्स द परमिशन ऑफ ऑल द बायर्स, मतलब 2/3 ऑफ द बायर्स. ओके, अदरवाइज वो कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं कर सकता है. Okay, when we move towards next slide, we will see carpet area. Carpet area तो मैंने पहले भी बताया, right? कि before RERA, builders advertise super built up area. मतलब बहुत कुछ ऐसा सब ब्लफ करते थे कि हम इतना बड़ा वॉल बनाएंगे, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, इतनी लॉबीज होगी, इतनी स्टेयर्स होगी, हम ये लिफ्ट देने वाले हैं, कुछ भी बोलते थे वो, और एट द एंड वो कुछ ज्यादा प्रॉमिस जो किया था वो फुलफिल होता नहीं था. तो अब वो नहीं कर सकते हैं. एंड द एक्चुअल यूजेबल स्पेस जो है, जो जिसपे वॉक कर सकते हैं, जो वॉल से वॉल, एक दीवार से दूसरी दीवार, उसको कारपेट एरिया बोलते हैं. ठीक है, और अगर वो यूजुअली पहले क्या होता था कि 20 to 35% वो स्मॉलर ही होता था, अगर जितना एडवर्टाइज किया गया या जितना बोला गया है उससे 20 to 35% स्मॉलर होता था, बट अब नहीं है, अब नहीं हो सकता है वो. और उसने अगर बोला है कि वो 1000 किलोमीटर 1000 स्क्वायर फीट का वो अगर देगा कारपेट एरिया, तो उतना ही देना पड़ेगा. ठीक है, अब रेरा के बाद ये सब कुछ चेंजेस की गई है, मतलब फिक्स्ड जो कैपिटल कारपेट एरिया है वो फिक्स्ड होना चाहिए. फिर बिल्डर मस्ट एडवर्टाइज एंड सेल ओनली यूजिंग दिस नंबर, मतलब जो नंबर दे रहे हैं, मतलब अगर 1000 स्क्वायर फीट का नंबर दिया गया है उतने से ही वो एडवर्टाइज कर सकते हैं. और ये मैंने पहले भी बताया कि उनको सिर्फ 10%, अगर कोई भी अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं वो प्रॉपर साइनिंग बिफोर साइनिंग अ प्रॉपर रजिस्टर्ड अग्रीमेंट फॉर सेल, बिफोर दैट दे कैन ओनली आस्क फॉर 10% ऑफ फ्लैट्स टोटल इनकम, द प्राइस. ओके, उसके बाद नहीं, मतलब 10% से ज्यादा वो नहीं मांग सकते हैं. पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अपने मन के अकॉर्डिंग मांगते थे, 10% 20% कुछ भी मांगते थे. अब देखो, व्हेन वी कम टू स्लाइड 13, यू विल सी सेक्शन 18. ये सेक्शन 18 रेरा के सेक्शन 18 में मेंशन्ड है, जहां पे रिफंड, इंटरेस्ट और कॉम्पनसेशन के बारे में बात की गई है. तो इफ द बिल्डर इज लेट इन हैंडलिंग ए फ्लैट एंड ही डू नॉट हैव एनी वैलिड और प्रोबेबल एक्सक्यूज, एंड वो अगर कोई एक्सक्यूज दे भी रहा है तो वो प्रॉपरली अपने एक्सक्यूज को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है. ठीक है, तो द बायर गेट टू चूज द 2 ऑप्शंस. अब नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस, ईदर यू वॉक अवे विद द फुल मनी और इंटरेस्ट लेके, और ऑल्सो कॉम्पनसेशन फॉर योर लॉस. ठीक है, आपके पास ऑप्शन क्या है कि ईदर यू वॉक अवे विथ फुल मनी, और यू हैव 2 ऑप्शंस दैट यू स्टे इन्वेस्टेड, मतलब फिर वेट करो. अगर वो बोल रहा है कि मैं दिसंबर 26 तक नहीं दे पाऊंगा, मुझे 1 साल और चाहिए, तो फिर यू हैव अनदर ऑप्शन दैट यू स्टे इन्वेस्टेड इन दैट, यू कीप वेटिंग फॉर द फ्लैट, बट
इवन दो इफ यू आर वेटिंग फॉर दैट फ्लैट, मतलब अगर दिसंबर 2027 तक का वेट कर रहे हो आप एज अ बायर, देन द बिल्डर मस्ट पे यू द इंटरेस्ट एवरी सिंगल मंथ, ओके, अनलेस एंड अनटिल आपको पोजेशन नहीं मिल जाता है अपनी प्रॉपर्टी का, ठीक है। वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, जहां पे वी विल लाइक समझेंगे दैट हु इन्फोर्सेस रेरा, ठीक है। तो इसमें तीन अथॉरिटीज है, व्हेन यू विल लुक एट योर स्लाइड, फर्स्ट अथॉरिटी क्या है, वो रेरा की अथॉरिटी है, जो मैंने बताया ना, लाइक आई थिंक सेकेंड स्लाइड में बताया था कि जब रेरा बनी तो एक रेफरी भी बनाया गया, उसको हम अथॉरिटी बोलते हैं, रेरा अथॉरिटी। एंड दैट रेरा अथॉरिटी इज गोइंग टू बी लाइक अ क्लास टीचर, एंड इट इज गोइंग टू हैंडल एवरी डे कॉमन इश्यूज। वो छोटे छोटे जो हर दिन के इश्यूज आते हैं उसको वो हैंडल करता है, जैसे कि प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन को, या उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स को, जो रिफंड्स है या इंटरेस्ट के कंप्लेंट्स है, इन सब जो मैटर्स है, इन सारे मैटर्स को रेरा अथॉरिटी हैंडल करती है। फिर उसके बाद एडजुडिकेटिंग ऑफिसर आता है, जैसे स्कूल में क्लास टीचर होता है, तो क्लास टीचर कौन है, रेरा की अथॉरिटी है। सेकेंड एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो होता है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर होता है, ओके। जैसे कि हिंदी की टीचर है तो, या इंग्लिश की टीचर है तो, जो सब्जेक्ट का है वो उस क्लास लाइक उस सब्जेक्ट टीचर के पास ही जाके सॉल्व किया जाएगा। तो उसी तरीके से एडजुडिकेटिंग ऑफिसर भी होता है, मतलब वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को या स्पेसिफिक लॉस को या कोई एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन है, जैसे आपको बिल्डर की गलती के कारण आपको रेंट पे रहना पड़ रहा है, ठीक है, और काफी दिनों तक रहना पड़ रहा है, वो डीले पे डीले किया जा रहा है, तो उस वो कौन वो हु इज गोइंग टू हैंडल दैट मैटर, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। फिर थर्ड वी हैव अपेलेंट अथॉरिटी, मतलब द अपेलेंट अथॉरिटी इज लाइक द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, मतलब इफ यू आर हैविंग अ इशू और डिसएग्रीमेंट विद द बिल्डर रिगार्डिंग एनी डिसीजन, देन यू कैन डायरेक्टली अपील देयर, ठीक है। और उसके बाद एट द एंड क्या है, वी हैव हाई कोर्ट्स, जो हु इज गोइंग टू बी अबव ऑल थ्री, मतलब अथॉरिटी, रेरा अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और अपीलेट ट्रिब्यूनल से सबसे ज्यादा ऊंचा है हाई कोर्ट, और ये प्योरली लीगल क्वेश्चंस पे ही बात करेगा, नॉट ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस। इफ यू आर गोइंग टू द हाई कोर्ट, आप इन चीजों के लिए नहीं जा सकते हो जिसके लिए ऑलरेडी अथॉरिटी बनाई गई है। तो मैं फिर से बता दूं, अगर कोई प्रॉब्लम है रजिस्ट्रेशन इशू पे, रिफंड पे, इंटरेस्ट क्लेम्स पे, तो गो टू द रेरा अथॉरिटी। आफ्टर दैट व्हेन यू आर हैविंग सम इश्यूज रिगार्डिंग एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन फॉर अ स्पेसिफिक या प्रोबेबल लॉस, go to the adjudicating officer. If you are having any issues regarding appeals, ओके, तो आप लाइक लेवल 1 या लेवल 2 के डिसीजन, मतलब जो भी अथॉरिटी और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने जो भी डिसीजंस दिया है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो फिर आप एपेलेट अथॉरिटी जाओगे, और ये तीनों के बाद एक ही ऑप्शन बचता है, हाई कोर्ट, ठीक है। When we move towards the next slide, we will understand how to file a complaint before RERA, मतलब रेरा की अथॉरिटी है उसके सामने कैसे फाइल करोगे। तो सबसे पहले तो फाइंड द राइट ऑफिस, अपने स्टेट का ऑफिस पता करो कहाँ पे है। अगर महाराष्ट्र का केस है तो कर्नाटका में जाके फाइल नहीं कर सकते हैं हम, यू विल हैव टू गो टू द प्रॉपर एग्जैक्ट ऑफिस, ठीक है। फिर उसके बाद गैदर योर पेपर्स, अग्रीमेंट का जो सेल का अग्रीमेंट है वो गैदर करो, वो लेके आओ, पेमेंट रिसीट्स लेके आओ, ईमेल मैसेजेस, व्हाट्सएप, जो भी उसने जो भी बोला है, वट एवर इशूज यू आर हैविंग, मतलब जो ये तो लॉ लॉ लाइक एनीथिंग, इट इज वेरी नॉर्मल, लॉ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो यू विल हैव टू गैदर एज मच एज एविडेंसेस यू कैन, सो सेम गोज फॉर हियर ऑल्सो। फिर उसके बाद पे अ वेरी स्मॉल फीस, मतलब यूजुअली वो हर स्टेट पे डिपेंड करता है, ऐसा कोई फिक्स्ड फीस नहीं है, 1000, 5000, कहीं 2000, 3000, मतलब इसके अराउंड एक फीस होता है, यू विल हैव टू पे अकॉर्डिंग टू योर स्टेट। आफ्टर दैट वेट फॉर द हियरिंग, रेरा विल सेंड अ नोटिस टू द बिल्डर, बोथ द साइड्स इज गोइंग टू एक्सप्लेन क्या प्रॉब्लम आ रहा है। फिर फ्यू सिटिंग्स होंगी, मतलब इसमें साल नहीं लगते हैं कि सालों तक, 10 साल तक वो झेल रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है, कोई लाइक डेट्स बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लाइक इट विल बी सॉल्व विद इन फ्यू सिटिंग्स। आफ्टर दैट गेट योर ऑर्डर, अथॉरिटी जो है वो प्रॉपर जो अथॉरिटी वो डिसीजन पास करेगी। बिल्डर स्टिल, इफ द बिल्डर स्टिल डजंट पे, इट कैन बी रिकवर्ड फोर्सफुली, ठीक है। जैसे अनपेड प्रॉपर्टी टैक्स होता है ना, तो वहां पे फोर्स प्रेशर करके उसको मजबूर करके आप करवा सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि अथॉरिटी ने
ऑर्डर दे दिया कि आप इतने पैसे दो, बट बिल्डर्स नहीं देते हैं, तो यू कैन यूज फोर्स। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मारा पीटी करने लगना और या उसको किडनैप कर लेना, बट यू कैन लाइक, और आगे जाके अथॉरिटीज को कन्विंस कर सकते हो, यू कैन गो फॉर हाई कोर्ट। Okay, now when we come to slide 16, you will understand RERA, Consumer Forum, Civil Code और National Company Law Tribunal, इन चारों में क्या डिफरेंस है। तो मैंने बताया कि रेरा अथॉरिटी जो है वहां पे सबसे पहले रिफंड के लिए जाते हैं हम। अगर आपको लाइक यू डोंट वांट टू हैव डिले, और आपको अगर कोई और फ्लैट मिल गया और आपको नहीं चाहिए कि अभी मैं और वेट करूं बिल्डिंग का क्योंकि काफी डिले हो रहा है, तो रिफंड ले लो। और इंटरेस्ट डिले या कोई भी इशू है, नॉर्मल इशू जो डे टू डे का इशू है, तो वहां पे आप रेरा अथॉरिटी के पास जाओगे। और टिपिकली ये कितने दिनों में सॉल्व होता है? 60 से 120 दिनों में रेरा जो अथॉरिटी है वो आपके मैटर को सॉल्व कर देगी, मोस्टली ऐसा ही होता है। फिर कंज्यूमर फोरम के पास हम कब जाते हैं? जब वो पुअर सर्विस देता है, लाइक उसकी जो सर्विसेज है वो बहुत पुअर है, अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, या एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन के लिए हम कंज्यूमर फोरम भी जा सकते हैं। और वो जो टिपिकल स्पीड क्या होता है, इट्स मॉडरेट, लाइक महीनों से 2 सालों तक, लाइक कंज्यूमर फोरम विद इन 2 years it will try to solve your matter and give you the decision. After that, when you go to the civil court, you have land title disputes अगर है, या कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी फाइट्स है, तो फिर सिविल कोर्ट में जाओ। बट यहाँ का जो सिविल कोर्ट का जो लाइक स्पीड होता है वो इट इज यूजुअली स्लोअर एज कम्पेयर टू अदर अथॉरिटीज एंड फोरम्स, तो सालों लग जाते हैं। फिर यू हैव नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो इट इज यूजुअली लाइक बिल्डर कंपनी अगर बैंकरप्ट हो गई है, ठीक है, और मतलब वो बेसिकली केस पे डिपेंड करेगा कि वो कितना कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो उस अकॉर्डिंग जो एनसीएलटी है वो मैटर डिसाइड करेगी। पर लाइक बहुत मेजर इशू है तभी जाना नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। आफ्टर दैट व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, यू विल सी कि पेनल्टीज क्या होती है नॉन कंप्लायंस के लिए। तो यहाँ पे 3 लोगों पे पेनल्टीज बेसिकली लगाई जाती है। सबसे पहले तो बिल्डर, तो एटलीस्ट 10% इंटायर प्रोजेक्ट पे उसको लाइक कॉम्पनसेशन देना पड़ सकता है, फाइन देना पड़ सकता है, एंड पॉसिबली जेल भी मिल सकती है उसे। और वो जेल लाइक ऑलमोस्ट 1 सालों तक ही एक्सटेंड होता है, 1 साल तक की जेल होती है, या फाइन या तो दोनों हो सकता है। फिर जब रियल एस्टेट एजेंट्स जो होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं जो बिल्डर के बिहाफ में काम करते हैं, ठीक है, उन पे भी फाइन्स लगाई जा सकती हैं। अगर क्योंकि इफ यू आर हैंडलिंग or if you are like communicating not directly with the builder, with their agents, और you need to see कि वो एजेंट भी रेरा के अंडर रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर वो रेरा के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके अंडर लाइक डोंट कनेक्ट विद दैट काइंड ऑफ एजेंट, एंड यू कैन ऑल्सो टेक एक्शन लाइक उसके अगेंस्ट में। फिर अगर वो कोई भी अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट बेच रहा है या सेल करने की कोशिश कर रहा है, वो एजेंट, रियल एस्टेट एजेंट, तो भी उस सिचुएशंस में फाइन लग सकती है और उसे जेल भी हो सकती है। एंड नाउ बायर्स के लिए भी है, मतलब अगर ट्रिब्यूनल ने कोई आपको ऑर्डर दिया कुछ करने के लिए बोला, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार बिल्डर या एजेंट्स की ही गलती होगी, कभी कभी हमारी भी गलतियां हो सकती है, तो बायर कैन ऑल्सो बी पीनलाइज्ड if they are deliberately ignoring a tribunal order. ओके, तो मतलब ये जो पेनल्टी डाली गई है वो इसलिए डाली गई है ताकि लॉ जो है वो दोनों साइड के साथ फेयर रह सके। अगर वो सिर्फ बिल्डर के अगेंस्ट ही ये पूरा लॉ होता तो ये लॉ जो है वो एंटी बिल्डर हो जाता, राइट। तो इसीलिए जो बायर्स है उनके लिए भी लगाई गई है। तो अब इमेजिन करो अगर एक बिल्डर है वो अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट बेच रहा है, तो उसके ऊपर 10% जो इंटायर प्रोजेक्ट का लाइक जो कॉस्ट है, मान लो 200 करोड़ की प्रोजेक्ट है वो, तो उस पे 20 करोड़ तक की फाइन लग सकती है। और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ या बार बार ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स देने के बाद भी वो ना माने, तो उसे 1 साल की जेल भी हो सकती है, ठीक है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स रियल स्टेट एजेंट्स। तो ये भी बहुत सिंपल है, मैंने अभी बताया कि इनको क्या, एवरी एजेंट लाइक हु हेल्प्स टू सेल द फ्लैट्स इन अ रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट मस्ट ऑल्सो बी सेपरेटली रजिस्टर्ड विथ रेरा। वो खुद भी सेपरेटली उसका रजिस्टर होना जरूरी है, ना जस्ट लाइक सिर्फ वो बिल्डर पे या उसके प्रोजेक्ट पे रजिस्ट्रेशन कंपल्शन नहीं है, जो बेच रहा है एज एन एजेंट उसके पास भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
क्यों? बिकॉज दिस मैटर्स बिकॉज एवरी एजेंट वेर ऑफन द वन हु मेक्स वर्बल प्रोमिसेस। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा बिल्डर से हर बार तो नहीं बात करोगे ना, एजेंट से भी बात कर रहे हो, तो एजेंट की भी अकाउंटेबिलिटी मैटर करती है। तो अगर वो, उससे आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ द बिल्डर, then he also needs a registration ID. And most importantly, if he is knowingly helping to sell any unregistered project, then he is personally liable. ओके, सिर्फ बिल्डर लाइबल नहीं है, यहाँ पे एजेंट भी लाइबल है। अब वी हैव दिस इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट, न्यूटेक प्रोमोटर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये 2021 का केस है। तो यहाँ पे जो लाइक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्ट केस वेयर द बिल्डर हैज ट्राइड सेवरल ट्रिक्स टू स्केप द रेरा, और तीनों बार वो हारा है वो केस। तो पहली बात तो उसने क्या एक्सक्यूज दिया, दैट 2016 में रेरा आया है, पर मेरा प्रोजेक्ट तो 2016 से पहले स्टार्ट हुआ था, तो मेरे प्रोजेक्ट पे रेरा कैसे अप्लाई हो रहा है? तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, if the project is still unfinished today, RERA fully applies. No matter वो कब स्टार्ट हुआ था, वो 2010 में स्टार्ट हुआ था या 2015 में स्टार्ट हुआ था, अभी तक वो इनकम्प्लीट है, अनफिनिश्ड है, तो इट विल मैटर, इट विल ऑल्सो अप्लाई टू दैट प्रोजेक्ट। फिर बिल्डर ने क्या बोला, इट आर्ग्यूड दैट एडजुडिकेटिंग जो ऑफिसर है इज द ओनली लाइक ऑफिसर, लाइक वो मेन अथॉरिटी ही है और कोई मेन अथॉरिटी नहीं है, ठीक है? और दे हैव द ओनली अथॉरिटी टू ऑर्डर रिफंड्स। एंड उसके कारण क्या हो रहा है कि जो प्रोसेस है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही है बायर्स के लिए। तो कोर्ट ने बोला नहीं, द मेन अथॉरिटी कैन डायरेक्टली ऑर्डर रिफंड्स टू, ठीक है? उसके बाद थर्ड ट्रिक क्या दिया उसने, थर्ड एक्सक्यूज क्या दिया, दैट द बिल्डर चैलेंज द रूल that they must deposit money upfront because like even before appealing a decision। फिर से बता रही हूँ, बिल्डर्स ने क्या बोला कि एक चैलेंज, उसने एक रूल को चैलेंज किया, सेइंग दैट दे मस्ट डिपॉजिट मनी अपफ्रंट बिफोर इवन अपीलिंग अ डिसीजन। कोर्ट ने बोला कि ये वैलिड रूल नहीं है। मतलब ओवरऑल मैं ये बता रही हूँ कि इस केस में साफ साफ ये बोला है कि तुम कुछ भी बहाना ले लो, तुम नहीं बच पाओगे अगर तुम्हारा लाइक इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड द रेगुलेशंस व्हिच आर गिवन बाय द लॉ। ओके, वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट केस, जहाँ पे एक और लैंडमार्क जजमेंट है। अब इसमें क्या हुआ था, ये बेंगलुरु का प्रोजेक्ट है उस टाइम पे, लाइक हाँ 2020 का ये केस है। तो इट वाज अराउंड लाइक 399 पीपल, दे बुक्ड अ फ्लैट इन बेंगलुरु प्रोजेक्ट जिसको वेस्टर्न हाइट्स बोला गया था। अभी बिल्डर ने क्या किया, बिल्डर डिलेड हैंडलिंग ओवर द पोजीशन फॉर ईयर्स, मतलब सालों तक वो हैंडल कर रहा था और डीले पे डीले दिए जा रहा था। नाउ द बायर्स वेंट टू द कमिश्नर कंज्यूमर कमीशन, ओके? उसके बाद उनको बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन मिला और उससे वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे, और देवर अराउंड लाइक 400 बायर्स, ठीक है? तो लाइक एग्जैक्टली 399 था। फिर द बायर्स डिड नॉट गिव अप, उनको जो कॉम्पनसेशन मिला कंज्यूमर कमीशन से, एनसीडीआरसी से, वो दे वर नॉट एट ऑल हैप्पी। फिर दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट साइडेड विद द बायर्स एंड इट कॉल्ड कॉम्पनसेशन फॉर अ सीरियस ग्रॉस डीले मस्ट बी जस्ट रीजनेबल। मतलब जितना डीले दिया है, जितना डीले मिला है उनको, उतना वो इक्विवेलेंट होना चाहिए जो कॉम्पनसेशन दे रहा है। ये छोटे से कॉम्पनसेशन से काम नहीं चलेगा। अब नाउ देखो रेरा 2.0, मतलब 2025 के बाद भी कुछ कुछ चेंजेस आए हैं रेरा में। तो क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है? तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 10 years ओल्ड नाउ रेरा। अभी 2026 चल रहा है, राइट? 2016 में आया था, हाँ 10 साल हो गए ऑलमोस्ट, ठीक है? तो इट इज स्टिल बीइंग एक्टिवली अपग्रेडेड, इट इज लाइक अभी भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। और इंडिया के तो ऑलमोस्ट हर एक्ट ऐसे ही होते हैं, अमेंडमेंट्स होते रहता है, तो इसमें भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो सुओ मोटर पावर्स जो होता है, इसका मतलब क्या है कि इट मीन्स दैट ऑन इट्स ओन तो अर्लियर जो रेरा था वो खुद से एक्शंस नहीं ले सकता था अनलेस एंड अनटिल कोई किसी बायर ने कंप्लेन ना किया हो। मतलब बायर पहले रेरा अथॉरिटी के पास जाएगा, तभी वो कुछ एक्शन ले सकता है अगेंस्ट दैट बिल्डर। बट नाउ वी लाइक द रेरा अथॉरिटी डज नॉट नीड एनी कंप्लेन, लाइक उनको कंप्लेन की जरूरत नहीं है। इफ दे थिंक and if they catch a builder doing any kind of violation,
और अगर कोई हार्म हुआ भी नहीं है तो उसके पहले भी जो रेरा की अथॉरिटी है वो एक्शन ले लेगी। फिर जो मॉनिटरिंग है वो बहुत ज्यादा टाइटर कर दी गई है, अब और ज्यादा टाइटर हो गई है। मतलब इंस्टेड ऑफ वन टाइम चेक एट रजिस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट्स आर नाउ वॉच्ड कंटिन्यूअसली। जो मैंने बताया ना कि हर 3 महीनों में रेरा की वेबसाइट पे जो जो बिल्डर है, आपका जो बिल्डर है, इट विल लाइक देयर शुड बी सम अपडेट कि हर 3 महीने पे क्या प्रोग्रेस हो रहा है। पर ये पहले नहीं था, अभी और ज्यादा टाइट मॉनिटरिंग की गई है। फिर पेनल्टीज को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, हायर पेनल्टीज। वी ऑल्सो, हाँ, अभी देखो इतना तो मैं बताया, अभी वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, एम आई गोइंग टू फास्ट? नो, राइट? वी हैव 8, what percentage, or 2% of interest, Neelkant, yeah, Neelkant Rathod, whatever you have asked, it's 2% of interest. Builder apply for extension to RERA by giving reason if there is any right to buyer, in that case also to compensation. English, how to file, so many questions. What are you exactly asking, Shubhi? Okay, we will take the questions at the end. Just tell me in the chat box, am I going too fast? Okay. Okay, perfect. या सो अभी लाइक सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में एक एक लाइक नोटिफिकेशन जैसा दिया कि लाइक सुप्रीम कोर्ट इज नॉट वेरी हैप्पी, लाइक डिसअपॉइंटेड है। क्या डिसअपॉइंटेड है? लाइक इन मार्च 2025 सुप्रीम कोर्ट ओपनली सेड दैट द रेराज एक्चुअल एंड रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस अक्रॉस द स्टेट्स हैज बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब एक साल में 12 लाख, लाइक हाँ 12, 1.2 lakhs इतने कंप्लेन्ट्स आ चुके हैं अभी तक नेशन वाइड। ओके, एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कुछ पॉइंट किया है और बोला है कि इवन दो लॉ बनाने के बाद भी जो लॉ है वो अनयूज्ड है, दे आर नॉट रनिंग स्मूथली। ओके, एंड द कोर्ट पॉइंटेड आउट टू वैकेंट द स्टाफ पोजीशंस, मतलब जितने भी खाली पोजीशंस है हर स्टेट में उसको फिल करने के लिए। फिर जो स्लो हैंडलिंग हो रही है केसेस की उस पे भी एक्शन ली जाए। फिर जो अनइवन इन्फोर्समेंट हो रही है स्टेट्स के बीच में, जो रियल प्रॉब्लम्स है, इन सबको ध्यान में रखा जाए। ठीक है? Okay, so we have like common types of builder and buyer disputes. तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि जो पोजेशन डीले होता है वो बहुत बड़ा डीले है, तो वो हमने सेक्शन 18 के अंडर आता है। ओके, जहाँ पे हम रिफंड और इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। कारपेट एरिया क्या होता है? वो बहुत स्मॉलर हो जाता है एज कम्पेयर टू वट एवर दैट हैज बीन प्रोमिस टू यू। पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मटेरियल्स यूज की जाती है, मतलब आपने 10 करोड़ दिया और वो एकदम जो गलत सी प्रॉपर्टी को बना दिया गलत तरीके से, या जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स है वो अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद जो एमिनिटीज प्रॉमिस की गई थी वो भी मिसिंग होती है कभी कभी। फिर बिल्डर कैंसल्स योर बुकिंग अनफेयरली, मतलब वट एवर यू हैव बुक्ड, आगे जाके यू आर वेटिंग और अचानक से ऑटोमेटिकली वो लाइक आपकी बुकिंग को ही खत्म कर देगा, कैंसिल कर देगा अनफेयरली विदाउट गिविंग एनी रीजन। फिर प्रोजेक्ट जो लैंड जो डिस्प्यूट्स होता है, लीगल डिस्प्यूट्स होता है, वो प्रोजेक्ट लैंड का जो डिस्प्यूट्स होता है वो सब डिस्प्यूट्स होते हैं। तो इट वाज लाइक अ क्विक रिकैप कि क्या क्या बिल्डर और बायर का डिस्प्यूट्स होता है। ओके, वी विल सी व्हाट एग्जैक्टली, मतलब अगर बिल्डर कोई एक्सक्यूज ले रहा है तो कौन से ऐसे एक्सक्यूजेस है जो वैलिड है और कौन से ऐसे एक्सक्यूजेस है जो वैलिड नहीं है, विच आर इनवैलिड। तो सबसे पहले तो वॉर जो है, अगर मान लो वॉर डिक्लेयर हो गया, नेचुरल डिजास्टर आ गया, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन ऑर्डर कर दिया जो कि कोविड के टाइम में हुआ था, फिर कोर्ट ने अगर कंस्ट्रक्शन स्टॉप करने के लिए कोई ऑर्डर दे दिया, तो इन सारे चीजों में अगर, या इन सारे एक्सक्यूजेस को अगर बिल्डर दे रहा है तो दीज आर द वैलिड एक्सक्यूजेस, और इस टाइम पे बिल्डर की फॉल्ट नहीं है। अभी व्हाट आर इनवैलिड एक्सक्यूजेस, मतलब वो गलत एक्सक्यूज दे रहा है, वो आपको गुमराह कर रहा है। तो रनिंग आउट ऑफ मनी, अगर वो बोल रहा है कि मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं, तो इट इज नॉट अ प्रॉपर एक्सक्यूज। या मेरी कॉन्ट्रैक्टर से लड़ाई हो गई है, फिर वेगली ब्लेमिंग मार्केट कंडीशंस, या मार्केट कंडीशंस को वेग मतलब उसका सहारा ले रहा है कि सब कुछ
प्राइजेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, या ऐसा कुछ एक्सक्यूज दे रहा है, या फिर लाइक बायर को ब्लेम कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि वो बायर्स को भी ब्लेम कर देते हैं। सो ये सब जो एक्सक्यूजेस दे रहा है बिल्डर, दीज आर द इनवैलिड एक्सक्यूजेस, दीज आर नॉट वैलिड एक्सक्यूजेस। ओके, अभी देखो, अभी व्हाट इज योर ड्यू डिलिजेंस चेकलिस्ट, मतलब यू बीइंग अ होम बायर, I being a home buyer, what is my due diligence checklist? Okay, तो सबसे पहले तो what is your job to check the project RERA's registration number on the official state. Okay, RERA का जो अगर आप कोई प्रोजेक्ट में, like if you are taking part in that, if you are investing your money in that project, then what is first job? To check the registration number. Second, look into the builder's track record. ओके, उसके पहले भी कोई प्रोजेक्ट्स डीले हुए हैं, ऐसे कोई पेंडिंग कंप्लेंट्स है उसके अगेंस्ट या नहीं है, और एवरीथिंग यू विल फाइंड ऑन द रेरा वेबसाइट। आफ्टर दैट, ऑलवेज कंफर्म द प्राइस बेस्ड ऑन द कारपेट एरिया, नॉट द इन्फ्लेटेड सुपर बिल्ट अप एरिया। ओके, जो कारपेट एरिया है उस पे ही आप प्राइस डिसाइड करो, और उस पे ही जो डिस्कशन होना चाहिए प्राइस का, वो उस अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। जो सुपर इन्फ्लेटेड बिल्टअप एरिया होता है उस पे प्राइस नहीं होना चाहिए। Okay, next, very important, when you're signing an agreement with the builder, you have to read the entire agreement of sale, not just sign it. Check the possession date, grace period अगर वो मांग रहा है तो वो कितना मांग रहा है, if you are happy with it or not। और सबसे important कि अगर वो डीले कर रहा है तो what happens if there is a delay, मतलब ग्रेस पीरियड के बाद भी अगर वो डीले कर रहा है तो उसके, लाइक ऑफ कोर्स वो लिखा होगा अग्रीमेंट में, एवरीथिंग विल बी प्रॉपर्ली मेंशन्ड। सो यू नीड टू साइन आफ्टर रीडिंग इट। ओके, फिर प्रेफर द पेमेंट लिंक्ड टू कंस्ट्रक्शन स्टेजेस, नॉट द बिग बिग लमसम अपफ्रंट। अगर वो अपफ्रंट में बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है तो डोंट प्रेफर टू दोज काइंड ऑफ पेमेंट सिचुएशंस। ओके, फिर चेक इफ द प्रोजेक्ट स्कोरो अकाउंट कॉम्प्लेक्स इज विजिबल टू द स्टेट रेरास पोर्टल और नॉट। मतलब वो उस प्रोजेक्ट का जो स्कोरो अकाउंट कॉम्प्लाइंस है वो रेरा के पोर्टल पे दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, इज इट विजिबल और नॉट विजिबल। बिकॉज इट इज योर राइट टू नो कि आपका जो पैसा है वो 70% ऑफ अमाउंट वो एस्केरो अकाउंट में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक द पोर्टल प्रॉपरली। आफ्टर दैट, कीप एवरी सिंगल पेमेंट रिसीट, ईमेल, मैसेजेस, जो भी हो रहा है, लाइक उसको you have to carry them properly, you have to take care of them properly, जब unless and until you don't have the project handed over. Okay, when we move towards the next slide, what are the compliance checklists for builders and developers? तो ये सारे चेकलिस्ट है। सबसे पहले तो they have to register every eligible project जो भी रेरा के अंडर आता है before any advertisement or booking begins। आफ्टर दैट 70% जो है वो स्केरो रूल प्रॉपरली जाएगा, मतलब 70% जो अमाउंट है वो उसमें जाएगा, विथ अ रियल इंजीनियर एंड CA certification, not just on paper. Okay, फिर they will have to update the construction progress on the RERA website every quarter, 3 months, within 3 months, without any fail. They will only have to use the रेरा approved agreement for sale format, और कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए। मतलब जो रेरा का जो फॉर्मेट है ना, सेल फॉर्मेट है, उसी को उनको यूज करना पड़ेगा, वो अपना कोई फॉर्मेट नहीं ला सकते हैं। फिर बिल्ड रियलिस्टिक टाइमलाइन फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब बहुत रियलिस्टिक टाइमलाइन देना है आपको। अगर आप बोल रहे हो कि हम 10 साल लेंगे आपको ये प्रॉपर्टी डिलीवर करने में, तो वो रियलिस्टिक नहीं है। तो लाइक इट शुड बी रियलिस्टिक timeline. After that, train your own sales team to always quote carpet area, not an inflated number. मतलब ये builder के side के लिए भी बोला जा रहा है कि if a builder wants to have wants to quote a price, then they will have to quote the price according to the carpet area. Okay, now what are the challenges? तो challenges, अभी फिलहाल challenges क्या है, मतलब वी हैव, सबसे पहले तो कोई हमारा जो रूल तो है, सेंट्रल जो हमारा रूल है, लॉ है, वही फॉलो कर रहे हैं, बट हर स्टेट का अलग अलग रूल भी है। मतलब सम स्टेट्स क्वाइटली सॉफ्टन की रूल्स, ठीक है, वाइल राइटिंग देयर ओन वर्जन। और कभी कभी मतलब हर स्टेट का अपना अपना रूल्स हो रहा है, तो वो एक चैलेंज आ रहा है। स्टाफ की वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, मतलब देर आर वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशंस इन द अथॉरिटी इन द फोरम विच आर स्टिल एम्प्टी फॉर मंथ्स, और लाइक कोई वैकेंसीज को फिलअप नहीं हो रही है।
फिर जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इट इज वेरी वीक, बिकॉज लाइक से देखो, ऐसा मैंने बहुत बार सुना है कि आप जाओगे अथॉरिटी के पास तो केस तो जीत जाओगे, मतलब चार चार पांच पांच प्रॉपर्टीज मेरे जान पहचान में लोगों की फंसी हुई है और वो जीत तो गए हैं, बट फिर वो भी ऑर्डर जो आ रहे हैं वो इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा है। सो इवन दो लाइक एक्चुअल केस आप जीत जा रहे हो, बट इट डज नॉट मीन कि आपको एक्चुअल पेमेंट भी मिल जाएगा। सिर्फ लाइक वीक इन्फोर्समेंट बहुत ज्यादा है, ऑर्डर्स आ रहे हैं बट कोई इन्फोर्समेंट है ही नहीं देखने के लिए। फिर कोर्ट्स जो है वो ओवरलैप कर जाते हैं कभी कभी, मतलब बायर समटाइम्स कंफ्यूजिंगली गो टू द रेरा एंड कंज्यूमर फोरम फॉर द सेम इशू। तो ये थोड़ा जो कोर्ट्स की जो लाइक हायरार्की है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कभी कभी। फिर जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स है, जैसे जो 500 स्क्वायर मीटर की है, 8 यूनिट रूल है, वो जो टाइनी प्रोजेक्ट्स है, वो सब जो है उनको भी रेरा की स्क्रूटनी के अंडर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स में कोई स्क्रूटनी होती नहीं है रेरा की। ओके। ओके, सो द फॉर्म हैज बीन फिल्ड लाइक द सेंट ऑलरेडी। प्लीज fill out the forms if you want the certificate. Yeah, that the real estate is also there, and there are details on the. Like, what are you writing, Shubhi? Do you want to write your question properly? Please frame your question properly. I asked that when the real estate is also there, okay, agent is also there, when they tell some other amount and after the payment of the owner told the amount is more than, तो ये सिर्फ एजेंट के बात पे थोड़ी होगा, यू विल हैव टू साइन द अग्रीमेंट ऑल्सो, राइट? मतलब अगर एजेंट बोल रहा है कि हम आपको 50 लाख में बेचेंगे और वो प्रॉपर्टी 50 लाख की है ही नहीं, तो फॉर दैट ओनली यू हैव टू साइन द अग्रीमेंट, राइट? अग्रीमेंट में एवरीथिंग इज गोइंग टू बी मेंशन। ग्रेस पीरियड क्या होगा, अमाउंट क्या होने वाला है, कितना आप डिपॉजिट देने वाले हो, एवरीथिंग शुड बी मेंशन। सो ये प्रॉब्लम है ही नहीं। इफ अ बिल्डर चार्ज फॉर ई खाता फैसिलिटेशन नॉट प्रोवाइडेड, वेयर टू गो? विकास, डू यू वाना फ्रेम योर क्वेश्चन प्रॉपरली? ओके, शुभी, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन प्रॉपरली? ओके, perfect, thank you. Government's authority, SRA projects, मतलब सब कुछ समझ आया ना? क्योंकि इट इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सिंपल सा एक्ट है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। और मैंने तो सब कुछ समझा दिया कि अभी भी क्या क्या लूप होल्स है। ओके, परफेक्ट। ओके एवरीवन, प्लीज fill out the forms if you want the certificate. Okay, I'll share you my another screen. I'll show you something. Okay, so this is our website. Abhi, if you are coming here, you know that we are from Lawversity, right? So if you want any like specialized knowledge about any proper subject, we have bundles for those subjects, and we are also on the edge of making a lot more than whatever is published right now. So you can see हमारे पास intellectual property rights in India का है, dowry prohibition का है, and the kind of like money we are offering, it's, I think it's very reasonable, क्योंकि the kind of thing which you are getting here, अगर आप जाओगे more details पे, you will see कि कितना ज्यादा ये कॉम्प्रहेंसिव गाइड है। लाइक आपको यहाँ पे गाइड मिलेगा, वर्कशीट मिलेगा, बहुत ज्यादा वीडियोस है, ठीक है? यू विल हैव एवरीथिंग हियर। beside that, beside IPR, we have for dowry prohibition act, domestic act, consumer protection law, narcotics, drugs, हम लोग ह्यूमन राइट्स पे भी बना रहे हैं, स्पोर्ट्स लॉ पे बना रहे हैं, वी हैव ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वी हैव अदर लाइक कॉन्स्टिट्यूशन पे है यहाँ पे ऑलरेडी, राइट? हाँ देखो, कॉन्स्टिट्यूशन पे है, लेबर लॉज पे है। लेबर लॉ अभी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। ओके, हमारी अभी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा चेंजेस किए हैं, तो इट इज वेरी रीसेंट। सो यू विल फाइंड एवरी अपडेटेड वर्जन, like all the acts whatever we are giving here, they are all updated. Workshops तो आप यहाँ से देख ही लेते होगे। We had the last
We are also bringing guest lectures, so every notifications you will get here. Okay. For courses, as of now, we have two courses. That is advanced contract drafting course, and we have tech, AI, and data privacy laws. So when you will go here, you will find, like, you will have every knowledge. And very important, and one extra benefit which you are getting when you're getting these courses is that our platform have an access of 100 plus lawyers. So if you are getting any these two, मतलब फिलहाल के लिए अभी दो ही है, और भी कोर्सेज आएंगे, तो अगर आप ये दो कोर्सेज लेते हो, तो यू विल हैव द एक्सेस टू ऑल 100 प्लस लॉयर्स। मतलब आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद देम अगर इंटर्नशिप चाहिए, जॉब चाहिए, एंड वी विल प्रोवाइड 100% असिस्टेंस इन गेटिंग एनी काइंड ऑफ जॉब, या अगर आपको किसी लॉयर के अंडर काम चाहिए और फर्म में काम चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, anything we'll help you with that. But this privilege is only going to come with these courses. Okay. uh yeah, so should I, like, I think it's done, right?